नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने YouTube चैनल PS लॉ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे कि एग्ज़िट पोल कैसा है। तो मैं सुनील कुमार IIT BHU का स्टूडेंट्स हूँ और जो मेरी स्टडी हुई है सब वहीं से हुई है। तो मैंने एक अपनी चुनावी समीक्षा की हुई है, जो कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी इंटरेस्ट है इलेक्शन में। और मुझे लगता है कि मैं इन फ्यूचर कभी अगर मौका मिला तो किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने का तो कोशिश करूंगा। और मैं अपनी एक समीक्षा रखना चाहता हूं। देखिए, ये जो इलेक्शन का जो एग्ज़िट पोल होता है उसके बारे में पहले कुछ दो शब्द करना चाहता हूं मैं। सबसे पहली बात कि एग्ज़िट पोल बहुत सारे अपने न्यूज़ चैनल ने ले आए और सब ने अपना अलग अलग व्यू दिया। मैं भी अपना एग्ज़िट पोल लास्ट में दूंगा। वीडियो में आप बने रहिए और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने को मिली है, मैंने अपने 30-32 साल के मतलब होल लाइफ में, अभी मेरी इतनी उम्र है 32 साल, और मैंने अपने होल लाइफ में आज तक किसी भी एग्ज़िट पोल वाले को देखा नहीं। और जो कि मुझसे पूछा हो कि भैया आप किसे वोट कर रहे हो, या वोट देने के उपरांत किसी से पूछा हो, तो मुझे तो नहीं मिला आज तक एग्ज़िट पोल वाला कोई बंदा। अगर वो जो पूछते हैं भैया कि किसके वोट किए हो, तो अगर उनसे तो वो एग्ज़िट पोल है तो वो एग्ज़िट पोल बिल्कुल गलत होते हैं। क्योंकि अगर आप गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं तो कोई, देखिए, कैमरे के सामने खुल के वोट किसे कर रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो खुल के बोल पाते हैं। जनरली लोग क्या कहते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, भले ही वोट उन्हें किया हो चाहे ना किया हो, उन्हीं के लिए बोल देते हैं। तो अगर आप उसे एग्ज़िट पोल मानते हैं, उसको समीक्षा करते हैं, तो भैया जय श्री, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि पिछले 3 बार से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन रहा हो, चाहे झारखंड का इलेक्शन रहा हो, चाहे दिल्ली का इलेक्शन रहा हो, कहीं न कहीं एग्ज़िट पोल गलत हुए। और ख़ुद उत्तर प्रदेश का एग्ज़िट पोल बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ हुआ था। यहाँ तक कि न तो किसी एग्ज़िट पोल वाले ने और न ही पार्टी ने अंदेशा लगाया था कि इतनी बड़ी बहुमत मिलेगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें रही, और फिर आप खुद डिसाइड कर लोगे कि वोट किधर ज़्यादा पड़ा है, किधर नहीं। ये एक मोटी समीक्षा है। सबसे पहले मैं आपको पूरे इलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं। टोटल 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में इलेक्शन हुआ। पहला 10 फरवरी को था, उसके बाद 14 फरवरी को और फिर 20 फरवरी को, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है 23 फरवरी को, फिर 27 फरवरी को, फिर 3 मार्च को, और फिर 7 मार्च को, और 10 मार्च को जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। 10 फरवरी वाले में टोटल जो सीटें थी इनकी, वो टोटल 11 ज़िलों में थी, ठीक है। और 14 फरवरी वाले 9 ज़िले में, 20 फरवरी वाले आपके क्या कहते हैं, जो भी था ये इसमें, ठीक है। पहले चरण में 58 सीटें थी, और दूसरे चरण में 55 सीटें थी, तीसरे चरण में 59 सीटें थी, और चौथे चरण में 59 सीटें थी, और 5वें चरण में 61 सीटें थी, ठीक है। और छठे चरण में 57 सीटें, और 7वें चरण में 59 सीटें थी टोटल। और ज़िलों का भी इसी क्रम में 9-10 सीटें हर ज़िले थे एक एक चरण में। तो देखिए, इस पूरे इलेक्शन में जो एक सबसे देखने वाली बात बन के आई है सामने, वो ये कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 पार्टियां इस बार इलेक्शन लड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केवल 2 ही पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, जो कि BJP, जो कि सत्ता में है, और दूसरी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी की पार्टी, जो कि विपक्ष में है। विपक्ष भी नहीं बोल सकते क्योंकि सीटें बहुत कम थी, तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी, ये बोल सकते हैं वो। और तीसरी जो पार्टी थी बहुत कमज़ोर स्थिति में, जो कि लास्ट के कुछ चरणों में देखने को उभर के आई है, वो बहन जी यानी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा, और कांग्रेस, जो बहुत ही हलचल मचा के इलेक्शन तो लड़ती है लेकिन सीटें नहीं निकाल पाती। ये उसकी पता नहीं क्या ड्राबैक है, या उसकी वोट बैंक नहीं है। वो पार्टी तो शुरू से ही लगी रही, और आप भी देखने को मिली है। और ओवैसी की पार्टी थी, ठीक है। और साथ में अन्य थे, राजा भैया जी की पार्टी थी। तो यही सब छोटी मोटी पार्टियां थी। और बाकी और जो
मतलब जो गठबंधन पार्टियां थी उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो इस तरह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्टियां हो जाएंगी। जैसे राजभर जी की पार्टी थी, निषाद राज पार्टी थी, और जो एक बड़ी पार्टी थी उनमें से अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी थी, तो अपना दल। तो ये सारी पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट की, कुछ सपा के साथ गई और कुछ भाजपा के साथ गई। भाजपा के साथ अपना दल और निषाद पार्टी थी, और सपा के साथ राजभर जी थे और मौर्य जी थे। तमाम लोग, मतलब काफ़ी अच्छा गठबंधन सपा का भी था। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले जो 3 चरण थे, बेसिकली पहले 2 चरण जो हैं वो जो क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रचार प्रसार हुआ है, उससे कुछ पार्टियों को नुकसान हुआ है। जो पार्टियां रिचेस्ट थी उन्हें तो फ़ायदा मिला, लेकिन जिन पार्टियों का पार्टी फंड कमज़ोर था, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनका जो प्रचार तंत्र होता है, उनके जो मतलब कार्यकर्ता होते हैं, वो ऑनलाइन कार्यकर्ता वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पर जो छोटी पार्टियां होती हैं, प्रदेश स्तर की पार्टियां होती हैं, जैसे समाजवादी है और छोटी पार्टियां जो हैं, तो वो उस लेवल पे अपना प्रचार नहीं कर पाती। तो ये एक सीधी सी बात ये है कि इस इलेक्शन में केवल 2 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी, सपा और भाजपा। भाजपा सत्ता में है तो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी थोड़ी लहर देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो उसके उपरांत मैं अब समीक्षा कर देना चाहता हूं। पहले मैं बीजेपी की समीक्षा करूंगा, फिर मैं जो दूसरी बड़ी पार्टी है जो सत्ता महाशक्ति है सपा की समीक्षा करूंगा, और फिर लास्ट में आपको एग्जिट पोल बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट करिएगा ज़्यादातर कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, मुझे समर्थन चाहिए आपका। जैसे सबसे पहले जो बीजेपी की मैं बात करता हूँ, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो योगी जी की छवि थी, जो कि पॉजिटिविटी थी। जो पॉजिटिविटी है बीजेपी की, योगी जी की छवि जो थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिविटी उसमें ये रही कि कुछ लोगों ने जातिगत विशेष पे इन पे टिप्पणी की कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में योगी जी, उन पे कहीं ना कहीं जातिगत आरोप लगे कि वो अपने ही जात के लोगों को पर्सनल फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरा यूट्यूब चैनल बोल रहा है, ये लोगों की जो बातें थी उन्हीं चीज़ों की समीक्षा हो रही है, ठीक है। और जो इलेक्शन में बीजेपी को पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला है, जैसा बीजेपी को शुरुआत के चरण में लगा या फिर जो आरएसएस थी उसको लगा कि कहीं ना कहीं हम इलेक्शन में कमज़ोर हो रहे हैं या जो जितने मन मुताबिक सीटें उतना नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्होंने मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया और ज़्यादा जोर दिया। तो कहीं ना कहीं 5वां, 6वां और 7वें इन 3 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इफ़ेक्ट को भी देखने को मिला है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते, ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी है कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पास पार्टी फंड बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव थिंग्स है, ठीक है। और 2 चरणों में जो इसने अपना प्रचार किया है ऑनलाइन, और जो भी देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि सारी चीज़ें इलेक्शन में फेयर नहीं होती, कुछ अनफेयर भी होती हैं। दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये इधर उधर चीज़ें भी स्प्रेड की जाती हैं, ये सब आम है इलेक्शन में और एक कॉमन चीज़ है। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पॉजिटिव रही है। उसके बाद जो बूथ लेवल पे जो बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है, मैंने देखा है अपने होल लाइफ में, और मैं भी कहीं ना कहीं शुरू में आरएसएस से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं भी उसी संस्था में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे बूथ लेवल बहुत मजबूत होता है। बीजेपी का ये प्लस पॉइंट है, इनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो इलेक्शन में तो शुरू से एक्टिव रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के डेट से 3-4 दिन पहले ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। शहर में तो क्या करते हैं कि समय से पहले ही वो सारे घरों में अपने पार्टी के प्रचार के पर्चे के साथ सारे जो जितना वोटर लिस्ट है एक एक आदमी तक वो पहुंचा देते हैं। तो अब भाई शहर में क्या है कि कई लोग तो मतलब बिल्कुल ही निष्क्रिय होते हैं, उन्हें कोई अगर एक बार बोल दिया भैया मुझे वोट कर देना, तो वो लोग उसी को वोट कर देते हैं। तो हर एक घर में हर पार्टी का सदस्य तो पहुंच नहीं पाता, तो वहाँ पे बीजेपी को पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रही पूरे इलेक्शन में, कोरोना काल के बाद थोड़ी निगेटिविटी बीजेपी में आई, लोग नाराज़गी थी, लेकिन सरकार का जो फ्री राशन स्कीम था
जो कि नमक, चना और जो रिफाइंड तेल और 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। शहर में तो नहीं, लेकिन गांव लेवल पे या जो गरीबों में इस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने को मिला है। ये पॉजिटिविटी है बीजेपी की, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही आप सपा के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, बीएसपी के समर्थक हो, ये जो फ्री राशन था ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट था। ये सारी प्लस पॉइंट हो गई बीजेपी की। अब निगेटिविटी बीजेपी की क्या थी उसकी समीक्षा कर लेते हैं। सबसे जो बड़ा मुद्दा था, जिसको क्या कहते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ भुना नहीं पाए, वो था रोजगार। रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी को इतने कम सीटों पे घसीटने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि मैं अपना एग्जिट पोल दूंगा आपको। कहीं ना कहीं रोजगार एक प्रमुख मुद्दा होके आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो बड़ा मुद्दा बनेगा, जो एनटीपीसी को लेके इलाहाबाद के हॉस्टल में यानी प्रयागराज के हॉस्टलों में जो लाठीचार्ज हुआ है, वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैला रहा है, कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी फैला रहा है। इसके बाद पेपर स्कैम्स को, चाहे वो सपा सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, बाबा ने भले ही बोला हो कि वो स्कैम्स को रोक देंगे, लेकिन वो पेपर स्कैम्स को रोक नहीं पाए हैं। इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। और छात्रों को विरोध का सामना बाबा को इसलिए करना पड़ गया। और जो गांव में सबसे प्रमुख मुद्दा था वो छुट्टा जानवर यानी सांड। गांव का हर एक बंदा सांड से परेशान था। और कहीं न कहीं अगर बीजेपी के खिलाफ वोट गए हैं गांवों में, जो लोग गांवों में वोट ख़राब किए हैं बीजेपी का, तो वो कहीं न कहीं खुले जानवरों से परेशान थे। और जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिविटी फैलाता है। और किसानों का जो वोट था पहले दूसरे चरण में, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट था। इसको हम कहीं से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अब रही जो दूसरी बड़ी पार्टी है सपा, उसमें क्या उनकी पहले पॉजिटिविटी तो छोड़िए, पहले उनकी नेगेटिविटी की चर्चा कर लेते हैं, फिर उनकी पॉजिटिविटी पे आते हैं। अच्छा, बीजेपी की एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये भी रही कि राम मंदिर और अयोध्या और साथ में काशी का कॉरिडोर, इस चीज़ को भी वो भुनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ हिंदू वोटों में सफल हुए हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो अयोध्या मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे काशी की कॉरिडोर का मुद्दा रहा हो, और ये उन्हें कहीं न कहीं कुछ हिंदू वोटों में 2 से 4% हिंदू वोटों में इसको भुनाने में वो सफल रहे हैं। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये मैं मिस कर रहा था। अब देखिए अखिलेश की निगेटिविटी क्या हुई। सबसे पहले बात, अखिलेश की जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, एक राज्य स्तर की पार्टी है, एक लोकल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी फंड एक प्रमुख चीज़ रही है कि पार्टी में पार्टी फंड की थोड़ी सी कमी दिखी है। और अखिलेश एकमात्र स्टार प्रचारक, यानी समाजवादी पार्टी में सिर्फ एकमात्र स्टार प्रचारक अखिलेश यादव का होना पार्टी को ये कमी खल रही है भाई। कि और पार्टी में, चाहे वो बीजेपी में की मैं बात करूंगा क्योंकि उनकी लड़ाई उसी से थी, बीजेपी में एक से अधिक प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी, राजनाथ जी, ये और ही बहुत सारे लोग और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मतलब इस तरह के काफ़ी लोगों ने प्रचार प्रसार किया और देखने को मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह अखिलेश यादव के ही ऊपर डिपेंड रही। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव किसी और पे विश्वास नहीं करते, खुद ही प्रचार प्रसार करते हैं। अब ये जनता में जो भी है, क्योंकि जो पिछली बार इनके पारिवारिक विवाद हुआ चाचा शिवपाल से, वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में एक गांठ की तरह बंध गया है कि अखिलेश यादव अन्य किसी परिवार के सदस्य पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो अकेले प्रचार करते हैं। और जो सपा में पहले जो मुलायम सिंह जी थे, जो नेताजी थे, उनके समय जो सपा में देखने को मिलती थी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की मजबूती, वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अभी तक नहीं ला पा रहे। मैं खुद अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का मैंने देखा कि लोग बस्ता उठाने के लिए कई जगह समस्याएं हुई। लोग नारे लगाने वाले युवा तो बहुत हैं अखिलेश के पास, लेकिन अगर उन्हें बूथ लेवल पे सौंप दिया जाए
तो अगर उनके जाति बिरादरी के लोगों को छोड़कर कोई भी उनके बस्ता को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अखिलेश यादव तक अगर पहुँचे तो उनको ये समझना चाहिए कि उन्हें अभी किस लिए अपनी कमजोरी को मजबूत करना है। और सबसे पहले बात ये रही कि जो समाजवादी को वोट की बात है। अच्छा, वोट की बात बाद में करेंगे क्योंकि वो भी चर्चा कर ही लेते हैं इसकी कि समाजवादी को जो वोट पड़ी वो यादवों का तो भर के वोट पड़ा है, और मुस्लिम यादव, मुस्लिम एवं पासी और कुछ हिस्सों में पटेल, ये वोट समाजवादी पार्टी को हर जगह खुल के मिले हैं। यादवों के वोट, मुसलमानों के वोट, कुछ जगह पासियों के और कुछ पटेलों खुल के मिले हैं। लेकिन और बाकी जगह चाहे वो ब्राह्मण वोट रहे हों, चाहे अन्य कास्ट के वोट रहे हों, वहीं पे समाजवादी पार्टी भुना पाई है, जहां वो पार्टी अपने किसी भी विधायक या किसी भी प्रत्याशी को खड़ा की है। ये बात आप समझिए पहले कि जहां जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसी को उनकी जात के लोगों ने वोट किया। पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पास वोट की कमी देखने को मिली है। इस चीज़ को समाजवादी पार्टी के जो देखने वाले हैं उनको भी समीक्षा है, अगर नहीं है तो इस चीज़ को नोट कर लें कि उन्हें केवल यादव, मुसलमान और कुछ पासियों, कुछ ही पटेल वोट देखने को मिला है। जैसे मौर्य कहाँ पे वोट किए, जहाँ पे मौर्य ही मतलब मौर्य जी लड़ रहे थे या मौर्य जी कोई कैंडिडेट था वहाँ वोट किए। ब्राह्मण वोट वहीं पड़ा है जहाँ पे कोई ब्राह्मण कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, उन्हें अन्य कास्ट के लोगों को ही वोट बैंक को भी इकट्ठा करना होगा। और जो समाजवादी पार्टी की छवि रही यादव मुसलमान को लेके, उस लिए जो ओबीसी वोट कटे वो आज भी यानी इस इलेक्शन में भी देखने को नहीं मिला कि सारी ओबीसी वोट उनके साथ गई हो। ये चीज़ अखिलेश के लिए निगेटिविटी है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मायावती का इस इलेक्शन में कमज़ोर होना। मायावती के कमज़ोर होने से अगर किसी को भी सीधे सीधे फ़ायदा देखने को मिला है तो वह बीजेपी को देखने को मिला है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, मायावती का कमज़ोर होना कहीं न कहीं सीधा फ़ायदा बीजेपी को गया है। SC ST वोटों का डाइवर्जन हुआ है। जो प्रत्याशी पावरफुल थे, पैसे वाले थे, उन्होंने ST SC वोटों की खरीद की है। ST SC वोटों को अपनी तरफ डाइवर्जन करने की कोशिश की है। खरीद करना तो गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं डाइवर्जन करने की अपने तरफ, क्योंकि पावर के ही पास सभी जाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर है, पैसा है, लोग उसी से ज़्यादा ही लुभाते हैं। तो कहीं न कहीं ST SC वोट डाइवर्ट हुए हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी में अगर पावरफुल पैसे वाले लोग थे तो उनकी तरफ डाइवर्ट हुए, और नहीं तो भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुए। मायावती का कमज़ोर होना भी अखिलेश के लिए नुकसानदेह साबित रहा। अखिलेश को जो बने बनाए मुद्दे मिल गए वो था, अखिलेश ने मेहनत भले क्या किया क्या नहीं किया उसकी मैं समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अखिलेश ने लगातार कोरोना काल में जो उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जो उनके कार्यकर्ता जिस हिसाब से लगे रहे समाजवादी के कोरोना काल में भी, वो अखिलेश के लिए एक पॉजिटिविटी ले आया है। यानी कि पिछले 3 सालों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरों से लग के कोरोना काल में मदद किए हैं। ठीक, और छात्रों का बीजेपी से नाखुश होना और छात्रों को प्रभावित कर लेना अखिलेश की जो तरीका है, अखिलेश की जो छवि है या पिछले स्कीम से, तो कहीं ना कहीं छात्र अखिलेश यादव की तरफ लाभान्वित हुए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पावरफुल अखिलेश के लिए रहा है कि जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन को बहाली की जो बात करना, अखिलेश के लिए ये पॉजिटिविटी रही। अखिलेश एक मुद्दे को बिल्कुल भुना नहीं पाए मेरे हिसाब से, जो उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री। भाई, गांव में कोई यूनिट या शहर को भी कोई यूनिट की भाषा नहीं समझता। अगर आप अखिलेश यादव यही बोल दिए होते कि 2100 की बिजली मुफ्त, 7 तारीख 2100 की बिजली सबको मुफ्त मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग लुभान्वित होते। 300 यूनिट लोग समझ नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश को, जो उनके मैनिफेस्टो में था 300 यूनिट बिजली फ्री, इसको ये बोल दिया जाता कि मैं 2100 2200 जो भी एक बिजली की मिनिमम जो कास्ट होती है उसके हिसाब से अगर वो बोलते तो कहीं ना कहीं लोगों में छवि देखने को मिलती है। ठीक है, रोजगार का मुद्दा अखिलेश के लिए पॉजिटिविटी रहा, क्योंकि अखिलेश ने बोला कि मैं इतने लाख रोजगार दूंगा और
पेंशन की बहाली जो अखिलेश के लिए पॉजिटिव रही, और लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश जी आएंगे तो जो मतलब छुट्टे जानवर हैं उन पे भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगेगा। तो ये ओवरऑल समीक्षा रही बीजेपी की और समाजवादी की। मायावती का जो मुझे देखने को मिला है कि वो लास्ट के 2-3 चरणों में भाग दौड़ की और बाकी बहुत सुस्ती नज़र आई, जिससे जो ST/SC वोट बैंक है वो भी नाखुश दिखा और क्या कहते हैं कहीं ना कहीं दुखी था, और बहुत ज़्यादा खास इनके पास अच्छे कैंडिडेट्स भी नहीं थे, जो कि मेरी खुद की अपनी समीक्षा है। कुछ खास कैंडिडेट नहीं, तो मायावती बहुत अच्छा इलेक्शन इस बार नहीं लड़ रही है। पार्टी क्यों कमज़ोर होती जा रही है ये बहन जी को सोचना चाहिए और एक नई उत्साह, एक नई एनर्जी के साथ आगे आना चाहिए। लेकिन पार्टी चाहे वो पश्चिम में रही हो, चाहे वो पूर्वांचल में रही हो, बहुत चाहे अवध में रही हो, चाहे बुंदेलखंड के क्षेत्र में रही हो, हर जगह पार्टी देखने को कमज़ोर हुई है। ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो एक पार्टी है जो कि कई सालों तक उत्तर प्रदेश में राज की है, कांग्रेस पार्टी की जो अपनी वोट बैंक है वो शून्य हो चुकी है, उसका कोई वोट बैंक नहीं है। कुछ जो कैंडिडेट का पार्टी के जीत रहे हैं तो वो अपने दम पे जीत रहे हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हों, चाहे अनुग्रह नारायण हो, या इसी तरह के और जो हैं जो जिन्होंने अपना पर्सनल बना के रखा है वही इलेक्शन जीत रहे हैं। कांग्रेस का वोट बैंक शून्य हो चुका है। जो कांग्रेस के देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन जो फैक्ट है मैं उसी की समीक्षा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो राजभर रही हों, जहां उनका क्षेत्र है वो इफेक्ट की हैं, निषाद राज पार्टी भी की। हाँ, अनुप्रिया पटेल की जो माता जी हैं, राजमाता कृष्णा जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट किया है और उम्मीद है कि वो जीतेंगे भी इलेक्शन। तो उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन करके अपने पार्टी को मजबूती दी, और राजभर जी की भी पार्टी मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो भी जीत ही रहे हैं इलेक्शन, तो ये मतलब जीत ही जाएंगे, मतलब ऐसा उम्मीद है, जीत ही रहे हैं, कैसे कह सकते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब रही जो जातिगत समीक्षा, मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जातिगत, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरह जाति बेस राजनीति है। यहाँ जाति बेस, जैसे अगड़ी जाति का वोट जो है लोग मानते हैं कि वो बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा। पिछड़ी जातियों की वोट ये माना जाता था कि सपा बसपा को जाता है जनरली, लेकिन अभी जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, उन्होंने कहीं न कहीं जो ओबीसी वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी की है, बहुत बड़ी सेंधमारी की है ओबीसी वोट बैंक में। चाहे वो मौर्य वोट हो, चाहे वो पटेल वोट हो, चाहे वो कुम्हार वोट हो, चाहे पाल वोट हो, कहीं न कहीं मोदी जी ने इन सारी वोटों पे सेंध लगाई है। ये अन्य पार्टियों को सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम ओबीसी वोट को सेंध लगाएं। पहले चुनाव में देखने को मिला कि ये इतनी हिस्सेदारी करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ वोट बैंक खास इफेक्ट डाल पाई है समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और मजबूती के साथ ओबीसी वोटों पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी आने वाले चुनावों को देखते हुए। भले ही आपका एग्जिट पोल आपके फेवर में आ जाए, लेकिन आज भी आप ओबीसी वोट में अभी कमज़ोरी है, और ST/SC वोट बैंक में भी आपकी कमज़ोरी है। कुछ ही पार्टियां, जैसे कुछ खास कैंडिडेटों को वोट मिला उनके पर्सनल उस पर, आपकी पार्टी को कोई वोट नहीं किया, उसने अपने कैंडिडेट को वोट किया। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और लीडर की जो छवि थी मुख्यमंत्री के तौर पे, चाहे वो अखिलेश जी की और योगी जी की, जो मैंने अपना एक सर्वे कराया था या जो मैंने लोगों से पूछा है अपना एग्जैक्ट कुछ खास लोगों से, उसमें अखिलेश जी की छवि नंबर 1 पे और बाबा की छवि नंबर 2 पे रही है, और तीसरे तौर पे मायावती को लोग लाइक किए हैं, और चौथे में कांग्रेस के कैंडिडेट में प्रियंका जी को पसंद किए हैं। यानी जो पहली पसंद थी अखिलेश जी की थी और दूसरी पसंद योगी जी की। दोनों लोगों की जो पसंद थी बहुत 1-2% का डिफरेंस था। योगी जी को भी पसंद करने वालों की संख्या काफ़ी है, लेकिन युवा वर्ग जी का वोट जो है मैंने देखा वो कहीं न कहीं अखिलेश जी को गया है। यानी छात्रों का जो साथ था, युवाओं का जो साथ था, वो अखिलेश जी को मिला। यानी समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी का सपोर्ट पूरी तरीके से था। और इसका आप तो एक वीडियो भी आप देखे होंगे, वायरल हुआ होगा, 7वें चरण में किस तरीके से छात्रों ने नारेबाजी की। देखिए वो कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो वही छात्र थे जिन्हें लाठियों से कूटा गया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और भारी मात्रा में मेरे हिसाब से 7वें चरण में वोटिंग की है। तो 7वां चरण अखिलेश के लिए तो पॉजिटिव रहने वाला है, चाहे जितने भी एग्जिट पोल करा लो।
एकदम क्लियर कट जान लो कि 7वां चरण अखिलेश के लिए पॉजिटिव रहा है। तो देखिए मैं बता देना हूँ कि क्या है। पहला दूसरा जो चरण है, जो आरएलडी से गठबंधन हुआ, जयंत चौधरी को मैंने इग्नोर कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जो ये गठबंधन था, सपा गठबंधन आरएलडी से जयंत चौधरी जी के साथ, वो समाजवादी पार्टी को काफ़ी मजबूती दी और साथ राकेश टिकैत का जो सपोर्ट मिला वो समाजवादी पार्टी को मजबूती देता है। तो पहले 2 चरणों में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ी है। तीसरा जो चरण था वो समाजवादी पार्टी और भाजपा को ठीक ठाक वोट मिले हैं। और इसके बाद चौथा चरण, 5वां चरण और तीसरा चौथा में बीजेपी अच्छा लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी से अच्छी टक्कर देखने को मिली है। और जो 5वां 6वां चरण और 7वां चरण था, 7वें चरण में तो अखिलेश यादव अच्छा सीट जीत रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। 5वां और 6ठा चरण जो है वो बीजेपी के फेवर में जाने को देखने को मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई हैं, जो प्रधानमंत्री जी टिक के 6-7 दिन इतने भारी भरकम प्रचार किए हैं। देखिए मोदी जी की इफेक्ट आज भी है, कोई भी बड़ा लीडर हो लेकिन मोदी जी की छवि को आज भी लोग धूमिल नहीं कर पाए हैं। आज भी उनके छवि के ऊपर कोई ऊपर आके उठ के नहीं बैठ पाया है। तो ये आप भूलिए मत कि माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को अभी कोई बराबर इक्विवेलेंट आके नहीं बैठ पाया है। तो ये इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है, वो बीजेपी के लिए आज भी एक प्लस पॉइंट है। तो प्रधानमंत्री जी का 5वें और 6वें चरण में जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसकी वजह से बीजेपी 5वें और 6ठे चरण में मजबूत हुई है। जो सीटें वो जीत सकती थी, हार रही थी, वो सीटें वहाँ जीती हैं। अच्छा, एक ये समीक्षा आपको मोटा मोटी बता दें कि जो एग्ज़िट पोल आए हैं, अब एग्ज़िट पोल पे आ जाते हैं कि एग्ज़िट पोल जो आए हैं उनका क्या स्टेटस रहा है। जो एग्ज़िट पोल आए हैं, ज़्यादातर एग्ज़िट पोल बीजेपी को जिता तो रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को सीधे 325 सीटों से सीधे ले आके कितने दे रहे हैं, 200 सीटों पे। तो बीजेपी को जो ये नुकसान दिखा रहे हैं, ये वाकई बीजेपी को भारी भरकम नुकसान हुआ है। एग्जिट पोल ही नहीं बता रहे, ये एग्जैक्ट है। बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं अगर भारी नुकसान ना होता तो ये बताइए आपकी मंत्री जो प्रेजेंट में मंत्री हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो भाग के सपा का परचम क्यों थामने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का परचम क्यों थामने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे आपकी रीता बहुगुणा जोशी जी के लड़के हों, चाहे आपकी खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के दामाद रहे हों। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह से भूचाल बीजेपी में देखने को मिला। और बड़े बड़े स्टार टिकट मांग रहे थे, वो उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ के नहीं गए। तो ये भी देखने को मिला है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कोई पार्टी कमज़ोर हो रही होती है, टूट रही होती है, जिस हिसाब से कांग्रेस सेंट्रल में पहले कमज़ोर हुई, टूट रही थी, तो लोग भाग के बीजेपी में गए। उसी हिसाब से सपा में भी भदगड़ देखने को मिली थी, ये बीजेपी में भी भदगड़ मिली थी देखने को। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये आंकड़ा लग रहा था, और अभी भी लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन में डिफीट कर रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये सारी चीज़ें प्लस हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब मुझे राजनीति समझ आई कि 5-6 बार से कोई भी सत्ता का रिपीटिशन नहीं कर पाया, चाहे वो बहन जी रही हों, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मुलायम सिंह। तो कहीं ना कहीं, और एक मैं ये बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं किसी पार्टी का समर्थन के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये एग्जिट पोल है, रिपोर्ट है मेरी। ये एक अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि तानाशाही नहीं हो पाती। सत्ता परिवर्तन करने से आपको काम भी देखने को मिलता है और अगली पार्टी डरती रहती है। लेकिन इसमें एक निगेटिविटी भी हो जाती है कि अगली पार्टी ये उम्मीद लगा लेती है कि भैया अगली बार तो हम आएंगे नहीं, लूटो खाओ। ये हो सकता है कि थोड़ी निगेटिविटी हो, लेकिन काम भी लोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है मुझे जनता अगली बार रिपीट करे। ये सारी चीज़ें समीक्षा हो गई। अब आते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो में लोगों तक शेयर कीजिए। अब आ जाते हैं एग्जिट पोल पे। समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल में फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जो 7 चरण हैं
उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी एग्जिट पोल हैं, मैं सारे एग्जिट पोल की झुठलाता हूँ और मैं खुद अपना जो एग्जिट पोल बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी की जो है सीटें हैं वो 190 से 220 सीटें, 190 से 220 सीटें आप नोट करके रख लीजिएगा, फिर बताइएगा IITN सुनील सर का जो सर्वे था वो गलत तो नहीं है। 190 से 220 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही हैं और जो बीजेपी की सीटें हैं वो 150 से 170 सीटें के आसपास समेटते हुए दिख रही है। बीजेपी हो सकता है कि इससे भी कम सीटों पे जाए, लेकिन जो इन सारी इम्पैक्ट थी जो देखने को, चाहे मोदी जी का इम्पैक्ट हो, राशन का इम्पैक्ट हो, चाहे वो किसानों को 2,000 रुपये मिल रहे हैं साल भर में 6,000 किसान निधि रहा हो, डबल इंजन की सरकार का भी फ़ायदा काफ़ी बीजेपी को मिला है। तो इसलिए मैं 150 से 170 सीटें रख रहा हूँ। देखिए, इसमें जिस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ नाराज़गी मत कीजिएगा। ये एक मेरी अपनी खुद की समीक्षा है। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, नहीं मैं किसी पार्टी के लिए ये बनाया हूँ। मैं अपनी एक समीक्षा रखा हूँ, देखता हूँ कि कितना सही होता है कितना गलत, क्योंकि मुझे भी चुनाव के थोड़े थोड़े जानकारियाँ या जो मुझे अपनी है वो मैं रख रहा हूँ। कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 0 से 10, यानी कांग्रेस 6-7 सीटें ऑन एवरेज जीतती है। वो भी मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस का कोई अपना वोट बैंक अब रहा नहीं है, तो जो अपने दम पे जीतते हैं वही 0 से 10। और बसपा, एक बसपा के लिए सोचने वाली बात है, बहन जी को सोचने वाली बात है। जब मैं छोटा था और जब मुझे जो राजनीतिक समझ थी तो मैं ये सोचता था अगर मैं कभी राजनीति करूँगा अपने जीवन में मैं बसपा की ही पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वहाँ जीतने की प्रायिकता ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से बसपा कमज़ोर हो रही है, ये देख के थोड़ा दुख हो रहा है। जो बसपा है 10 से 15 सीटों पे सिमट रही है। तो बहन जी को अगर खुद वो प्रचार नहीं कर सकती हैं, कहीं किसी एक बड़े दलित चेहरे को, क्योंकि जो बसपा है वो एक दलित चेहरे पे डिपेंड है, ऐसा है लोग मानते हैं, तो किसी एक बड़े चेहरे को सामने ले आना पड़ेगा, वरना ये पार्टी खत्म हो जाएगी। जो इतनी बड़ी मेहनत किया कांसी राम जी ने, तो उनके जो सपने हैं उनको चकनाचूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बसपा है उसे टेक ओवर कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, जिनको मैं भूल गया, चंद्रशेखर रावण, उनके लिए भी क्षमा चाह रहा हूँ। उनकी जो पार्टी है वो कुछ खास प्रभाव नहीं कर पाएगी, लेकिन 2-4% वोट अगर वो पाते हैं हर जगह, जैसे आपकी तरह, आपकी भी वोट बैंक यही 2-4% ही वोट पड़ेंगे। और जैसे आप हैं और चंद्रशेखर रावण की, ये सब जमानत जब्त होने वाली पार्टी हैं, लेकिन बुरा नहीं हो रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। आज सोनेलाल पटेल एक समय थे क्या कोई 0 सीट पाते थे, लेकिन आज अपना दल का अपना एक वर्चस्व है कि नहीं है। तो छोटी पार्टियां शुरू में कम इफेक्ट डालती हैं, लेकिन बाद में लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं। आपको कोई सोचा था क्या कि दिल्ली में शासन करेगी और पंजाब में भी सरकार बनाने जा रही है। तो किसी भी पार्टी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, भविष्य में इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन चंद्रशेखर रावण की सराहना करनी होगी कि उन्होंने अच्छा इम्पैक्ट किया कमबैक। लेकिन वो किसी से गठबंधन कर लेते, चाहे वो समाजवादी पार्टी से चाहे बीजेपी से, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता और उनके अपने लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता। बसपा की सीटें जो है वो 10 से 15, ये बहुत ज़्यादा सीटें कम नहीं है, ये बहुत बता रहा हूँ 15+, 10 से 15+। अन्य सीटें 0 से 5। अन्य में तो 2-4 लोग हैं, जैसे राजा भैया हैं, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, 1-2 लोग और, बाकी अन्य तो बहुत बुरी स्थिति अन्य की। तो अब पार्टी विशेष का ही इलेक्शन हो गया है। तो बताइए आपको हमारा चुनावी समीक्षा कैसा लगा। ये किसी पार्टी विशेष को लेके चुनावी समीक्षा नहीं था, ये केवल उत्तर प्रदेश को लेके चुनावी समीक्षा था। अगर आपको चुनावी समीक्षा अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए कि जो IITN है, एक पढ़े लिखा युवा है, वो क्या सही सोचता है। और मैं तो चाहता हूँ कि पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें अपनी कमज़ोरी का एहसास हो, एक पढ़े लिखा युवा क्या सोचता है। तो मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।